नमस्कार, मैं हूं स्नेहा। हाजिर हूं आपके सामने लोकतंत्र देश की बात लेकर। एक ऐसा शो जिसमें लेंगे हम अपने लोकतंत्र का पूरा हाल, जिसमें जानेंगे किस ओर बढ़ रहा है अपना देश और क्या है प्रदेश का हाल, जिसमें जानेंगे अपने लोकतंत्र के चारों स्तंभों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का लोकतंत्र। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में आए दिन ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र का मंदिर ना होकर किसी पहलवान द्वारा चलाया जा रहा अखाड़ा हो। आए दिन इन सदनों की कार्यवाही सिर्फ इसलिए स्थगित हो जाती है कि विपक्ष उसे चलने नहीं देता। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध का तरीका तो चुने हुए जनप्रतिनिधि भूल चुके हैं। उन्हें ऐसा ये लगता है कि जितनी कुश्ती होगी उतना ही पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब सदन में मारपीट हुई, खून खराबा हुआ। ताजा मामला लोकसभा का है, जहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को दो लड़ते हुए सदस्यों को रोकने के लिए यहां तक कहना पड़ा कि क्या आपको लठ मुहैया कराई जाए। सवाल यह है कि क्या ऐसे आचरण से लोकतंत्र की तार तार होती गरिमा को कैसे बचाया जाए। इसी मुद्दे पर है हमारा आज का लोकतंत्र। देश की संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों के विधानमंडलों में विधायकों के अमर्यादित आचरण से इन सदनों के सभापति परेशान हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन गुरुवार को सदन की कार्रवाई के दौरान झुंझला गई, जब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दो सांसद चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। अध्यक्ष के बार बार टोकने के बावजूद दोनों सांसद तू तू मैं करने में लगे हुए थे। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं दोनों के हाथ में लठ ला के दूं? क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का यह बयान सदन के भीतर सदस्यों की बदसलूकी और नियमों और परंपराओं के उल्लंघन की बढ़ती आदतों का एक नमूना है। ये नजारा गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल का है, जब बीजेपी के सांसद एस अहलूवालिया ने पश्चिम बंगाल में एक नन के साथ रेप के मुद्दे को उठाया। अहलूवालिया के बयान पर तृणमूल सांसद ने विरोध जताया और फिर दोनों के बीच बहसा बहसी और सदन में शोर शराबा इतना बढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष को लठ देने जैसी बात कहनी पड़ी। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं दोनों के हाथ में लठ ला के दूं? क्या है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब जनता के चुने गए प्रतिनिधियों ने सदन के भीतर खराब आचरण किया हो या मर्यादा का पालन न किया हो। लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद जब राहुल गांधी विपक्ष में बैठे तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर सदन के वेल में उतर आए थे। यही नहीं, आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तो लोकसभा अध्यक्ष पर कागज तक फेंक चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। लोकसभा और राज्यसभा में तो सदन के भीतर गरिमा बनी हुई है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में तो हाल काफी खराब है। कुछ दिन पहले ही केरल विधानसभा में इतना हंगामा और विरोध हुआ कि वित्त मंत्री अपना बजट भाषण तक नहीं पढ़ सके। लेकिन इस मामले में ताज उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायकों ने पहन रखा है। 1997 में विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच लात, घूंसे और चप्पल तो चली ही, साथ ही माइक तोड़कर भी फेंके गए। कई विधायक घायल हो गए तो कई ने मेजों के नीचे छिपकर जान बचाई। ऐसे में जनता की नुमाइंदगी करने वालों पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये कानून बनाने वाले हैं या कानून तोड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और लोकतंत्र में हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले दर्शकों से हम अपना सवाल पूछ लेते हैं। आज का सवाल हमारा है कि सदन में सदस्यों का हंगामा क्या लोकतंत्र के लिए घातक है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और साथ ही जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, जो नेता मौजूद रहेंगे, उनसे भी डायरेक्टली आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और गेस्ट से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं आईपी सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हिलाल नकवी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसी के साथ केसी जैन सपा नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और स्टूडियो से हमारे साथ अनिल ठाकुर जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। आईपी सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जब इस तरह की कोई तस्वीर लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से सामने आती है
उस वक्त जो हो रहा होता वो वहां की बात है, लेकिन जब ये तस्वीर आप देखते हैं, आपके पार्टी का नेता कोई इस तरीके से वहां कर रहा होता है, क्या तकलीफ नहीं होती आपको अंदर से देखने में? सवाल ये खड़ा होता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है या दुनिया में और भी देशों में जहां भी डेमोक्रेसी है, जहां भी पार्लियामेंट है, मैं समझता हूं चाहे उत्तर प्रदेश से लेके देश में जो अन्य राज्य हैं जहां विधानसभाएं हैं, मैं समझता हूं जो एक शिष्टाचार है वो समाप्त होता जा रहा है। और जो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई सदन में न होकर बाहर होनी चाहिए, आज कमोबेश इसकी शुरुआत अगर जाए तो 1997 का वो फुटेज मैं अभी देख रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब 30-32 विधायक लहूलुहान हुए थे। मैं उन विधायकों मुझे पता था आईपी सिंह जी कि आप उसी का जिक्र करेंगे शुरुआत में, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस खबर की शुरुआत हुई है जो बीजेपी सांसद ने किया है उससे, जिसकी वजह से सुमित्रा महाजन को, लोकसभा स्पीकर को, ये कहना पड़ा कि मैं आपके हाथ में लाठी दे दूं क्या? सवाल मैंने इसलिए आपसे सीधा सा सवाल पूछा था आईपी सिंह जी कि क्या आपको तकलीफ नहीं होती इस तरह के दृश्य देखने के बाद कि आखिर क्यों आपके पार्टी के नेता इस तरह की कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई हमारा भी गलती करता है तब भी तकलीफ होती है। बिल्कुल, यही जवाब मैं आपसे जब कोई हमारा गलती करता है तब भी तकलीफ होती है। और जब अपोजिशन लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अपर हाउस के अंदर जब कयास खड़ा करता है, डिस्टर्ब करता है, अपनी खीज मिटाता है, तब भी बेहद तकलीफ होती है। सवाल यह खड़ा होता है कि लोकतंत्र पर इस प्रकार के जो धब्बे लगातार लग रहे हैं, मैं समझता हूं जो अपर हाउस संसद के अंदर है, ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसके तर्ज पर यहां अपर सदन की व्यवस्था की गई, उच्च सदन की, राज्यसभा की व्यवस्था की गई कि तमाम क्षेत्रों से राज्यसभा में लोग आएंगे और सकारात्मक कोई ऐसी चर्चा जिस पर ठीक से लोकसभा में चर्चा न हो पाई हो, उस चर्चा को विस्तार से राज्यसभा में किया जाए। बिल्कुल। आज जब अपोजिशन बुरी तरह पिट गया पूरे देश में, तो अपनी खीज मिटाने के लिए जब संसद चलती है तो राज्यसभा में अपनी ताकत दिखाने का काम करता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह विपक्ष ने तो कम से कम सत्ता पक्ष वालों को तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए ना आईपी सिंह जी। चलिए हिलाल जी, आईपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि खीज निकालने की जगह रह गई है पार्लियामेंट या विधानसभा की, हम बात करें, क्या अब यही रह गया? लोग चुनकर भेजते हैं सांसदों को, विधायकों को कि वो उनकी बात रखेंगे वहां जाकर, और खीज मिटाने की जगह रह गई है सबके लिए अब ये। हाँ, बिल्कुल दुखद है। इस पर जी हिलाल जी को बोलने दीजिए। आईपी सिंह जी व्यक्त करना चाहिए। आईपी सिंह जी, हिलाल जी को बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। देखिए स्नेहा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह के दृश्य हमको संसद में देखने को मिला, लोकसभा में देखने को मिला, और उसको ये कह देना कि विपक्ष अपनी खींच निभा रहा है, तो अभी सत्ता पक्ष में आए हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कितने 8-9 महीने 10 महीने हुए हैं, और 10 महीने में इनको ये दिखाई देता है कि अगर विपक्ष जो है वो अपनी बात रखता है तो विपक्ष अपनी खींच दिखा रहा है। बात यहां लोकसभा की थी, राज्यसभा की थी ही नहीं। लोकसभा के अंदर ये सारा सब झगड़ा हुआ, राज्यसभा में कोई झगड़ा नहीं हुआ। जहां के पर अल्पमत में भारतीय जनता पार्टी, वहां पर राज्यसभा जो है वो पूरी तरह से सुकून से चलता रहा, किसी प्रकार का कोई झंझट वहां पे नहीं हुआ। इसके अंदर किसी एक पार्टी विशेष को कहने में फिर दिमाग में यह आता है कि अमर्यादा जो है वो सिर्फ मारपीट या लाठी चलाने में या माइक चलाने में है, या अमर्यादा वो भी थी जो कर्नाटक के विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं जिस प्रकार का अश्लील वीडियो देख रहे थे। तो निश्चित रूप से फिर बात निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। फिर केरला में जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर के साथ किया गया है, उसमें भी फिर यही बात आएगी। कुल मिलाकर के बात ये है स्नेहा जी, कुल मिलाकर के बात यह है कि निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, समाजवादी पार्टी करे, बीएसपी करे, टीएमसी करे, कांग्रेस करे, जो भी ये कार्य करता है,
तो निश्चित रूप से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर की पब्लिक का रिएक्शन ये नहीं होता है, पब्लिक का रिएक्शन ये होता है कि सांसद लोगों ने ये किया है। बिल्कुल। हम यहाँ पे डिबेट में बैठ करके हो सकता है ये बात बता दे कि विपक्ष खींच निभा रहा है या कौन क्या कर रहा है। वास्तविकता क्या है कि सांसद लोगों में झगड़ा हुआ, जी, जो विधायक है उन लोगों ने मारपीट की। चलिए, अच्छा है कि आप मान रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश नहीं करने दिया गया। जैसे इसकी शुरुआत हुई और आईपी सिंह जी ने बीजेपी, कांग्रेस ये सब करना शुरू कर दिया। एक तो ये तस्वीर जब सामने आती है इस तरह की कि पार्लियामेंट में इस तरह का व्यवहार हो रहा है और स्पीकर को बीच में आना पड़ रहा है, वैसे ही दुखद होता है। और जब ये इसे पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी तक ले जाया जाता है कि इसने किया या उसने किया, ये और ज्यादा दुखद हो जाता है, क्योंकि जनता को इससे मतलब है कि उनके जनप्रतिनिधि वहां पर क्या कर रहे हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, शायद इससे उन्हें मतलब नहीं होगा। सही आप कह रही हैं स्नेहा। देखिए, एक बहुत दुखद बात यह है कि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो उसे लगता है कि विरोध करना तो उसका धंधा है, काम नहीं मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि विरोध करना उसका धंधा हो गया है। और दूसरी बात कि विरोध का तरीका क्या हो, उसमें जितना अलोकतांत्रिक हुआ जा सके, लोकतंत्र की मर्यादा को जितना तार तार किया जा सके, उसे जितना ध्वंस किया जा सके, उसमें अपना वो समझते हैं कि हमारी शौर्य गाथा लिखी जा रही है किसी तरह से। देखिए, पूरे जो यूपीए का दूसरा था और पहला भी, दूसरे में कुछ ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मामलों को लेकर संसद लंबे समय तक नहीं चलने दी। कोयले के मुद्दे पर मनमोहन सिंह का जब इस्तीफा मांगा जा रहा था, उस समय पूरी तरह से संसद को ठप कर दिया गया था और उस समय पवन कुमार बंसल थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। उन्होंने ये बात कही थी, आंकड़े उन्होंने दिए थे कि 1 मिनट पार्लियामेंट के चलने में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं 1 मिनट चलने में। अगर कुल टोटल पार्लियामेंट को चलाने का जो खर्च है उन सबको अगर जोड़ दिया जाए, तो आप अगर बाधित करते हैं तो जाहिर है कि आप उस जनता के पैसे का, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, उस पैसे का आप नुकसान कर रहे हैं, पूरे देश का समय आप बर्बाद कर रहे हैं। और जहां कुछ सार्थक काम होना चाहिए और जिसके लिए चुन के आपको भेजा गया है, उस सार्थक काम को आप नष्ट करते हैं, उस सार्थक वक्त को आप नष्ट करते हैं जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये सोचना आज मिल बैठ के। और मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी वही काम कर रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से ट्रेन रोकी पिछले दिनों भूमि अधिग्रहण विधेयक पर, संसद में जो काम वो करते हैं वो भी जगह जगह उसी तरह से वो ट्रेन रोक रहे थे और ट्रेन रोक के जनता का समय नष्ट कर रहे थे, जनता की परेशानियां बढ़ा रहे थे जी। तो ये जो एक मानसिकता हो गई है कि जितना ज्यादा कुश्ती दिखाओ, जितना ज्यादा रंगदारी दिखाओ, उतना ज्यादा पार्टी में कद बढ़ेगा और कांग्रेस जनों का सोनिया गांधी की नजर में मान बढ़ेगा जी। नरेंद्र मोदी की नजर में बीजेपी के लोगों का मान बढ़ेगा। इसी तरह से सपा, बसपा और जितने भी आप दक्षिण में भी चले जाएं, अन्ना द्रमुक के साथ भी यही है कहानी जी। तो पूरे देश में लोकतंत्र के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, इसे कैसे बंद किया जाए, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, ये एक बड़ा सवाल है जो आज है विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, मुझे लगता है कि वो शायद इसका कोई समाधान दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसका समाधान हमने हमारे एडिटोरियल एडवाइजर हैं एनके सिंह जी, उससे भी पूछा और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह की तस्वीरों के बाद वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नहीं, देखिए, स्पीकर ने कहा वो एक व्यंग में कहा था, लेकिन जो माहौल वहां था उस समय, वो बिल्कुल देख के डर लगता है कि भारतीय प्रजातंत्र के जो मंदिर हैं ये जा किधर रहे हैं। इन मंदिर में वाकई कोई पुजारी ठीक ठाक है भी कि नहीं जी? पूजा अर्चना कर पाता है प्रजातंत्र के इस मंदिर का कि नहीं? जिस तरह की भाषा यूज होती है, जिस तरह का पैशन होता है, जिस तरह नॉन इशू पे वहां पे झगड़े होते हैं,
सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसे हम लोकसभा के रूप में जानते हैं या संसद के रूप में जानते हैं, उसको ले लीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर से आपके विधानसभा है, वहां भी यही स्थिति है। मुझे याद आता है जब केसरीनाथ त्रिपाठी को नाक पे किसी ने माइक खींच के मारा था और खून निकला था। मुझे याद है एक और घटना लोकसभा में, जब गृह मंत्री हुआ करते थे सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता। हम लोग उस समय लोकसभा में प्रेस गैलरी में थे, ऊपर बैठ के देख रहे थे, नोट कर रहे थे। बहुत सीरियस डिबेट चल रहा था किसी घटना को लेके। होम मिनिस्टर का स्पीच था और सारे लोग तन्मयता से, पूरा हाउस, पूरे मीडिया के लोग, सब लोग बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। उस समय टेलीविजन का जमाना नहीं था। अचानक कोई बीजेपी का या किसी पार्टी का एक युवा नेता था, युवा सांसद, वो अचानक खड़ा होकर कुछ बोलने लगा। उसी बीच में इंद्रजीत गुप्ता जो गृह मंत्री थे एकदम बैठ गए, उन्होंने बिल्कुल बंद करके बैठ गए वो। तो स्पीकर भी परेशान, सारे लोग, इवन बीजेपी के लोग परेशान कि ये बीच में क्यों टोका किसी ने। तो सब लोगों ने कहा इंद्रजीत जी आप बोलिए, गुप्ता जी आप बोलिए। तो उन्होंने कहा नो, आई थिंक हिज पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट आई एम सेइंग। और ये कह के उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें अगर कोई बड़ा नेता बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, होम मिनिस्टर बोल रहा है, और किसी ने बीच में खड़े होके कुछ तोड़ दिया तो वो बैठ जाएगा। ये परंपरा तो वहां के पार्लियामेंट की है। मैं समझता हूं कि भारत में इस तरह की परंपरा आए तब जाके सार्थक बहस हो पाएगी। लेकिन यहां तो हम जब जिस तरह का देख रहे हैं, यहाँ पे मार्शलों को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पहलवानी की ताकत दिखानी पड़ेगी। मुझे याद है उसी हाउस में जिसमें इंद्रजीत गुप्ता बैठ गए थे ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर सिस्टम के कल्चर को लेके कि कोई दूसरा बोल रहा है तो हम बोले कैसे। वहीं पे दूसरी घटना हमें याद है कि एक मेंबर पार्लियामेंट नशे में आए थे और उन्होंने लगातार चेयर ने कहा कि आप चुप हो जाइए, आप रुक जाइए। बाद में मार्शल से हटवाना पड़ा। जब मार्शल से उनको ले जाया जा रहा था तो उनको जेब से कोई चीज गिरी और वो रिवॉल्वर थी। आप समझ सकते हैं कि इस पार्लियामेंट की गरिमा का क्या हो रहा है जी। तो बड़ी भयावह स्थिति है। हम लोग तो एक जमाने से कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट, और अब लगता है कि कितना देखते देखते डीजेनरेशन कितना आ गया है। चलिए, तो लगातार जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि क्या कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, और एनके सिंह जी ने भी तमाम घटनाएं बताई हैं, और ऐसे में उनका ये भी मानना है कि अब इस सिस्टम को बदलने के लिए शायद जनता को आगे आना होगा और जनता को सोचना पड़ेगा। नहीं, किस तरह की क्वालिटी पॉलिटिकल क्लास में आ रही है, पॉलिटिकल क्लास में जो क्वालिटी आ रही है, क्या वो वाकई जन भावना को लेके आ रही है? क्या वो वाकई बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है कि जनता त्रस्त है और इस सेवा भाव से आ रही है, या वो पावर एंजॉय करने आती है? और पावर भी एंजॉय करती है तो वो कौन सा वर्ग है जो पॉलिटिक्स में आता है और क्यों उनको वोट दिया जाता है? इस समय मुझे लगता है कि भारत के चुनाव पद्धति को और जनता की समझ को एक बार फिर से ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा तार्किक बनाना पड़ेगा, ताकि वो इस तरह के लोगों को वोट न दे जो संसद में जाएं तो शराब पी के जाएं, या संसद की गरिमा को अपनी बात से, अपने हल्केपन से उसे बाधित करें। तो मेरा ख्याल है कि जनता को भी इसको बहुत सोचना पड़ेगा। चलिए, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। एक दर्शक ने हमें कॉल किया, वसीक अहमद हैं। जी वसीक, बताएं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ क्या आप क्या राय रखते हैं, या फिर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके गेस्ट से और पूरे देश की जनता के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ जी, कि अगर बगैर हेलमेट के हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसकी सजा एक ट्रैफिक पुलिस हमको दे देता है जी, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर इस तरह का अनैतिक कार्य ये लोग करते हैं, जो चुन के जिनको हम लोग भेजते हैं, छोटे बच्चे घरों पे देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है किस तरह की बात कर रहे हैं जी, किस तरह का उनका रवैया, किस तरह की भाषा शैली है, इसका नई नस्लों पे इतना बुरा असर पड़ रहा है कि यही चीजें वो सीखेंगे जो आज हम लाइव टेलीकास्ट अपने घरों पे बहस संसद की देख रहे हैं कि यहाँ पे देश का भविष्य तय किया जा रहा है कि पूरे देश में एक ऐसी संस्कृति पैदा की जा रही है कि लड़ाई झगड़ा जो है वो सीख रहे हैं बच्चे। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी उसी सांसद में इतने टाइम सबसे बड़े मंत्री बन के बैठते हैं, ये संस्कृति मैंने देखा उनके जमाने से कि देश के
लाल किले पे खड़े होकर 26 जनवरी को जब मनमोहन सिंह जी जो है संबोधित कर रहे थे देश को, तो इसकी एक गलत जो है परंपरा उन्होंने रखा था कि वो खड़े होकर के जो है वो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से देश को संबोधित करने लगे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। बहरहाल हम आपको बता दें कि हमारे साथ केसी जैन जी भी जुड़ चुके हैं, सपा नेता है। अनिल जी, लेकिन आपने सुना होगा कि ये जो कॉलर थे इन्होंने एक बहुत सही बात कही कि आम जनता पर तो आप रूल फोर्स करते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको जुर्माना करना पड़ेगा, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, हेलमेट नहीं लगाया तो वगैरह वगैरह पेनाल्टीज आपको देनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात स्नेहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। जी, आप देखिए कि संसद में जो संसद भी प्रिविलेज्ड है, विशेषाधिकार है, सांसदों को भी विशेषाधिकार है जी। ये आपने खुद ही उन्होंने बनाया भी है, हालांकि संविधान प्रदत्त है लेकिन उसको और आगे बढ़ाया है उन्होंने। अब देखिए, मेरा मानना है कि सभी दलों को मिल बैठ के जी और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि संसद में इस तरह का आचरण अगर होगा तो वो आईपीसी के अंदर आए जी, और आईपीसी के तहत जो भी कार्रवाई किसी आम नागरिक के लिए होती है, वही कार्रवाई अगर इस तरह की बातचीत हो, अगर इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन हो या क्रिमिनल एक्टिविटीज की जाए, जैसे मारपीट होती है। 1997 का दृश्य हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश विधान, जब पांडियन थे तमिलनाडु में, उस समय भी इस तरह की घटना हुई थी और भी जगह इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो मेरा मानना है कि इसे ये विशेषाधिकार जो है संसद के भीतर, इसको पुनर्परिभाषित किया जाए जी। और आईपीसी के तहत इसको लाना चाहिए कि अगर इस तरह से खून खराबा होता है, कागज अगर फेंका जाता है जिस तरह पप्पू यादव ने किया, मिर्च का स्प्रे अगर कोई करता है तो उन्हें इसमें सजा मिले। अब देखिए, एक बड़ा मुद्दा है कि लॉ मेकर कहा जाता है इन्हें, यानी कानून बनाने वाले हैं ये, चाहे वो विधानसभा विधान परिषद के विधायक हों या फिर राज्यसभा लोकसभा के सांसद, ये कानून बनाते हैं और ये इनका मुख्य काम है जी। कानून बनाने वाले जो काम संसद में या विधानसभाओं में करते हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि कानून बनाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर क्या डाली जा सकती है, और अगर ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं जी। आगे और इस पर चर्चा हम लोग करेंगे जी, क्योंकि जिस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जी, तो उनका भी असर है जो दिखाई देता है विधानमंडलों में जी। उत्कर्ष जी, जिस तरीके से अभी सर बता रहे थे कि लॉ के अंदर आना चाहिए, जो भी इस तरह का व्यवहार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक इंडिविजुअल एटिकेट्स भी होते हैं? जब आपको जनता इतने वोटों से जिता रही है, आप पर भरोसा जता रही है, ये उम्मीद कर रही है कि आप उनकी समस्याएं वहां पर जाकर उठाएं, ऐसे में क्या ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये एक एटिकेट्स उनके अंदर नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? पार्टी इस पर जो भी फैसला ले, स्पीकर को बोलना पड़े, उससे पहले क्या खुद को नहीं सोचना चाहिए? मैं स्नेहा बिल्कुल आपकी बात से सहमत होते हुए मैं तीन चीजों को याद दिलाना चाहता हूं और उसी में आपके सवाल का जवाब भी है। पहली बात यह कि उत्तर प्रदेश के भीतर अभी 1.5 महीना पहले हमारी राजधानी लखनऊ में देश भर के सभी विधानमंडलों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था और उस 3 दिन के सम्मेलन में सबसे बड़ी जो चिंता जाहिर की गई थी वो सदस्यों के आचरण को लेकर के जाहिर की गई थी और ये सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष ने भी ये चर्चा जाहिर की थी और ये कहा था कि ये हमारी जो समस्या है कि सदस्य वेल में क्यों चले जाते हैं, इसको रोकने का मैकेनिज्म क्या हो। बात नंबर 1। बात नंबर 2, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के बीच में इस बात पर बहुत बुरा झगड़ा हुआ कि बोलेगा कौन। उसमें से एक मुख्य सचेतक थे पार्टी के विधायक और दूसरी सदस्य थी और मामला इतना बढ़ा कि विधानसभा से निकल के पार्टी कार्यालय जो विधानसभा परिसर के भीतर है उसमें सचेतक महोदय फूट फूट कर रोए। ये आचरण व्यक्तिगत की बात हो गई। अब इसके निहितार्थ देखिए, कोई भी राजनीतिक दल इस बात से अपने आप को अछूता नहीं रख सकता कि
अपराधी छवि वाले विधायकों को टिकट वहां मिला है और वो जीत के भी आए हैं, कोई भी दल जी। कोई कम है कोई ज्यादा है। और जब अपराधी पेशेवर अपराधियों को, देखिए राजनीतिक अपराधी और पेशेवर अपराधी के बीच में फर्क करना पड़ेगा, वो बिल्कुल जायज बात है, लेकिन 302 के मुलजिम, लूट के मुलजिम, अपहरण के मुलजिम, ठेकों को लेकर के गोलियां चलाने के मुलजिम, जब इस तरह के लोग चुन के आते हैं तो वो अपना मूल चरित्र नहीं भूल सकते। सदन का जो वो कुर्सियां हैं, वो कुर्सियां उनके चरित्र को नहीं बदल सकती हैं। और इस बात को लेकर के बजाय इसके कि मेरी पार्टी और मेरी कमीज तुमसे सफेद है, इसके बजाय सबको एक बात पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अपराधियों को टिकट ना मिले। एक बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कौन सा विधानमंडल दल है, कौन सा दल है जो आज की तारीख में अपने विधायकों को या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। संसदीय प्रशिक्षण की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई है व्यवहारगत तरीके से जी। तो जो आ रहा है उसको अपनी सीमाएं नहीं पता, उसको यही पता है कि कैसे दंगा फैला दें जिससे कि हम कैमरे में आ जाएं, और कैसे दंगा फैला दें जिसे हम अपने नेता के उसमें आ जाएं, और अपनी कालर चौड़ी करते हैं ये लोग। हम लोग रोज विधानसभाओं में देखते हैं, तो ये जो पूरी प्रवृत्ति है ना, बिल्कुल ये इस पावर को शायद एंजॉय करने लगते हैं, और यही वो नतीजा है किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। ये बहुत बड़ा सवाल जी। केसी जैन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर उत्कर्ष जी ने उठाया कि कैंडिडेट सिलेक्शन के वक्त जो गलतियां होती है शायद उसी का नतीजा है कि ये सब हमें देखने को मिलता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कैंडिडेट सिलेक्शन के वक्त पार्टियों को ज्यादा सचेत होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, या फिर ऐसे ही खड़ा कर देना चाहिए और ये तस्वीर सामने आ जाए? देखिए स्नेहा जी, उत्कर्ष जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से 2-4-5 पॉइंट जो उठाए जी, वो उठाना लाजमी है, और बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी टिप्पणी की कि एक तो ये है कि पार्टियां गलत लोगों को, अपराधित लोगों को टिकट दे रही हैं और वो चुन करके आ रहे हैं जी। दूसरी चीज ये है कि जो प्रशिक्षण वाली बात कही, अभी ये दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद ने अनाप शनाप तमाम बोला, रामजादे हरामजादे, उस पर मोदी जी को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि वो भी नहीं है, उनको अभी समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह गई। तो नए लोगों को क्षमा कर देना चाहिए और उनके अपराध को क्षम्य कर देना चाहिए। तो ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? अगर ये जो उत्कर्ष सीधे बात उठाई कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो लोग नए चुन करके आ रहे हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, साथ में जिस समय पार्टी टिकट डिक्लेयर करती है उस समय इस चीज का ध्यान रखा जाए कि 2 तरह के अपराध जो इन्होंने विश्लेषण किया, ये बहुत सही बात है कि राजनीतिक अपराध, आप कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं रोड जाम करते हैं। केसी जैन जी, आप ये कह रहे हैं नए लोगों से इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मोदी जी को भी बोलना पड़ा, लेकिन 1997 में जो कुछ भी हुआ वो क्या नए लोग थे? जो पुराने लोग थे वो भी तो इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये नए पुराने की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जी जो नहीं नए पुराने की एक बात, उसमें प्रशिक्षण वाली जो बात आती है और जो कानून में संशोधन है वो भी होना बहुत ही आवश्यक है कि जो विशेषाधिकार दिया गया है कि विधानसभा में और लोकसभा में जो कार्रवाई होती है वो जो है सीपीसी आरपीसी के अंतर्गत वो लागू नहीं होता, उस पर सीपीसी आरपीसी उस पर भी लागू होना चाहिए। और सांसदों के लिए विधानसभा में जो कार्रवाई होती है, जो अनिल ठाकुर जी ने प्रश्न उठाया कि उस पर भी नया कानून एक बात आना चाहिए। जी उत्कर्ष जी, आती हूँ, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक ले लेती हूँ मैं, उसके बाद आती हूँ। और अनिल जी से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि नए पुराने का मुद्दा इन्होंने उठाया है, लेकिन जो अभी तक हमने जितने घटनाक्रम दिखाए हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कि ये सब नए लोगों का काम है। जो पुराने लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। ऐसा नहीं है कि सुमित्रा महाजन कोई पहली लोकसभा अध्यक्ष है जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। इससे पहले भी सोमनाथ चटर्जी भी सांसदों को ऐसे ही व्यवहार से वो नाराज हुए थे और उन्होंने नाराजगी जताई भी थी वहां पर। Please, if you think you are strengthening your cause or democracy, it's for you to decide. I'm on my way out. Don't think it will influence me. But I am requesting, please make some introspection.
Whether any moment from 1 minute, 1 second past 11, every day, commotion is starting. I am not an aspirant for anything. Personally, can take it me that I am out for all purpose. But I want this institution, which I have nearly 40 years I have been associated. I am going back with a lot of pain and agony from this house. But I want this house to remain, house to function, democracy to be strengthened. Tell me which issue I have refused. Every day you are getting up, not listening to me, coming here. And if I don't take strong action, then I am criticized. If I take one very mild action, that is criticized. Last time when I sent some names of some of my colleagues here to Privilege Committee, all parties came to me and assured me, both the leader of opposition and the leader of the House, they assured me here in the presence of everybody that we shall cooperate with the House chair. But that was only, unfortunately, that is only for the sake of statements. तो आपने देखा इससे पहले भी कई स्पीकर्स को आगे आना पड़ा और बोलना पड़ा, अपनी नाराजगी जतानी पड़ी। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर अभी इससे पहले जो केसी जैन जी ने ये बात उठाई कि जो नए लोग होते हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो अभी लोकसभा की तस्वीर आई ना तो उसमें कोई नए लोग थे। 1997 की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ ना वो लोग नए थे। 2014 में जो कुछ भी मिर्च का स्प्रे लेकर गए ना वो, जो केरल में हुआ ना वो, कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो बिल्कुल नए हैं। तो ऐसे में ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि नए लोगों की इस तरह से बात होती है। टिप्पणियों की अगर हम बात करें, शरद यादव क्या नए हैं? वो पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो सोच नहीं सकते कि ऐसी टिप्पणी देना ही क्यों जिससे रिएक्शन हो और इस तरह का माहौल बने? देखिए, लोकसभा में स्नेहा स्पीकर का ज्यादातर समय अभी स्पीकर के लोकसभा के संचालन का अर्थ ही यही रह गया है कि वो लोगों को चुप कराते रहे, शांत कराते रहे, और उनका पूरा वक्त इसी में जाया होता है कि वो लोगों से कहते रहे कि कृपया बैठ जाएं, उनको बोलने दें। मंत्री अगर जवाब दे रहे हैं, आपने लिख के मंत्री से जवाब मांगा, मंत्री अगर जवाब दे रहे हैं तो आप सुनते रहे, सुनने के बाद आपको अपनी बात जो कहनी है वो फिर बोलें। तो ये परंपरा तो लगता है जैसे खत्म होती जा रही है। आप देखिए कि नए और पुराने लोगों की बात है जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं। अब शरद यादव ने कनिमोझी के बारे में जो कुछ भी कहा, कनिमोझी ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके खिलाफ अभी वो आंदोलन चला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हो, ऐसा भी नहीं है जी। राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और ऐसा माना जाता है कि उन्हें सभी लीडर मानते हैं और वो लीडर हैं भी, कल को वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये लोग, अब राहुल गांधी वेल में आ जाते हैं, तो ये लोग जो जिम्मेदार लोग माने जाते हैं और जिन पर इसे संसद को चलाने की जिम्मेदारी है और जिनकी बात अपने लोग मानेंगे ऐसा माना जाता है, वो भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और ये एक नहीं है, दीजिए, संसद चल रही थी और राहुल गांधी सो रहे थे। जी, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए, के लिए जब मीडिया सोमनाथ चटर्जी कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर आपको इसी तरह से संसद चलाना है तो मैं स्पीकर नहीं रहूंगा जी, मुझे आप बख्श दें, आपको जैसे चलाना हो चलाएं। तो संसद को, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर मैं कहूं निर्मम होकर कि संसद को अगर मछली बाजार की तरह से चलाया जाए जी, तो इसका लोकतंत्र के लिए तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक बड़ी बात है कि एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदे को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डेमोक्रेसी की, और इस डेमोक्रेसी को अभी जो जिस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, निहित स्वार्थ लोगों के काम कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के निहित स्वार्थ, व्यक्तियों के निहित स्वार्थ, संसद सदस्यों के अपने निहित स्वार्थ, जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें वास्तविक जो टकराव है वो नहीं हो रहा है। आप देखिए कि एक एमपी को लगभग 1,40,000 रुपए प्रति महीना मिलते हैं जी, अगर कुछ भत्तों को मिला दिया जाए तो जी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें फ्री है, और ये जो पैसा मिलता है ये टैक्स फ्री है, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता जी।
विधानमंडलों में आप जाएं तो करीब करीब 1 लाख रुपए तनख्वाह बनती है विधायकों की, लगभग। अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग जगह, लेकिन लगभग आप अगर औसत निकाले तो क्या वो अपनी तनख्वाह, जो तनख्वाह जनता के पैसे की वो ले रहे हैं, क्या उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके औचित्य को सिद्ध कर रहे हैं वो सदन में? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए और जनता आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर पूछेगी। आप देखिए, जनता बटी हुई है, राजनीति ने उनको बांट दिया है, जातियों में बांट दिया है, कुनबों में बांट दिया है, धर्म के आधार पर बांट दिया है, लेकिन वो समय आएगा जब जनता पूछेगी कि आपने हमारे लिए वहां क्या किया। एक एक मिनट संसद का, एक एक मिनट विधानमंडलों का कीमती होता है। जी आईपी सिंह जी, अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, स्पीकर कॉन्फ्रेंस होता है, सुमित्रा महाजन सबसे बड़ी परेशानी यही बताती हैं कि जिस तरीके से सांसद वेल में आ जाते हैं, कार्रवाई चलने नहीं देते हैं, समय नष्ट होता है सबका और जनता की जो उम्मीदें होती है वो भी पानी पानी होती है। ऐसे में स्पीकर भी तो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, तो क्या पार्टी, सभी पार्टियों को मिलकर क्या इसका कोई सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, उसकी केंद्र में सरकार है। मैं समझता हूं ये दायित्व तो अपोजिशन का बनता है कि अगर बहुमत जनता ने दिया है तो उस मैंडेट का सम्मान करें, लेकिन जब लोकसभा में उनकी संख्या कम है तो देख लीजिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है, आईपी सिंह जी, मैं वही कह रही हूँ, आप इसे कैटेगराइज ना करें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्यों नहीं सभी पार्टियां मिलकर। मेरी बात नहीं, आईपी सिंह जी, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेरी बात हो जाने दीजिए। जब यूपीए की जब तक इस देश में, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी 2 मिनट आप सुन लें, अनिल जी क्या कह रहे हैं। आईपी सिंह जी, राजनीति होती रहेगी केंद्र में। जब यूपीए की सरकार थी, नेताओं को केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त बाप बेटे आपने भी संसद की सरकार है, तो इस प्रकार आईपी सिंह जी, सीधा सा ये है कि अगर विपक्ष में कोई बैठे तो क्या उसका यही रोल होगा कि वो हंगामा करे, अपनी बातों को रखने का तरीका भी होना चाहिए। आईपी सिंह जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज ने संसद को इस तरह से बाधित किया था कि लोकसभा की 77% कार्रवाई नहीं हो पाई थी और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज की बनती है। उसके साथ एक बात और याद दिलाना चाहता हूं अनिल जी, इस देश में 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन था, सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। कोयला 1,86,000 CAG, आज वो 10 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बंदरबाट एक चिट पर कुछ स्थानों से चिट बनकर आती थी और खदानें अलॉट हो रही थी। और उस आधार पर जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उस CWG को लेकर, कॉमनवेल्थ गेम को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न उठाया तो इस बात को या आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बाधित करने का काम किया। दोहरी मानसिकता है ना, दोहरी मानसिकता है, यही उसका कारण है कि वहाँ पे शांति नहीं हो सकती है। उजागर इनके सांसद वहाँ संसद में बैठ करके, वही तर्क इस वक्त विपक्ष के पास है कि आप गलत कर रहे हैं, तो ये बात थोड़ी है। आप ही देखिए सिंह साहब, समस्या ये है कि आपकी ही कई बात सब पार्लियामेंट में क्या उम्मीद करेंगे कि शांति होगी? आपने संसद अगर नहीं चलने दी, आईपी सिंह जी, आपने अगर संसद नहीं चलने दी, उससे कोई समाधान नहीं निकला। समाधान कोर्ट ने निकाला, सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों को मॉनिटर कर रहा था। आईपी सिंह जी सुन ले जरा, आप सिर्फ बोलते रहेंगे, उससे आपका तर्क साबित नहीं होगा। आपके हंगामे की वजह से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, सॉल्यूशन निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों को मॉनिटर खुद कर रहा था और उसने सारे फैसले लिए हैं और उसकी वजह से ये हुआ है। 2 मिनट तो दीजिए। चलिए आईपी सिंह जी, से बाउंसर आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा तो जवाब कहां से दे पाएंगे हम? सवाल बात तो अपनी कहने का अवसर तो मिलना चाहिए। जब आपने 30 मिनट बाद बोलने का अवसर दिया,
30 सेकंड में आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया। जी, आईपी सिंह जी, सवाल ये बताएं, खड़ा बताएं। होता कि जब अवसर आएगा तो 2 मिनट कम से कम हमें अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए। जी बोलें। आईपी सिंह जी बताएं, हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो वहां भी कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है इसका, इस पर बात करें आप। सोल्यूशन ये है, देखिए ना कि राज्यसभा बाधित कौन करता है, लोकसभा बाधित कौन करता है। अगर ठीक बात है, आज लोकसभा चलनी चाहिए या नहीं चाहिए, आज राज्यसभा चलनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर विधानसभा लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी आचरण ठीक नहीं करता है तो मैं समझता हूं वो दोषी है, चाहे उसमें हमारी पार्टी के अगर विधायक भी इस प्रकार का अगर चलिए, तो आप मानते हैं कि ऐसे केसेस में एक्शन होने चाहिए। आईपी सिंह जी, मुझे खबर मिली है क्योंकि आप लोग को भी जल्दी निकलना है, बाकी हिलाल जी को भी जल्दी निकलना है। हिलाल जी, जैसा आईपी सिंह कह रहे हैं कि जो विपक्ष में रहता है हमेशा वही हंगामा करता है, क्या ये सही है? और अगर ऐसा है तो फिर विपक्षी दलों को एकजुट होकर ये सोचना चाहिए कि इस तरह का हंगामा ना करें, अगर अपनी बात रखनी है तो शांति से रखें और कम से कम उसका कोई हल निकले। स्नेहा जी, इन्होंने बात बिल्कुल सही कही है। इतने लंबे अरसे तक ये विपक्ष में रहे और विपक्ष की राजनीति करते आए हैं और विपक्ष में रह करके हंगामे करते ही आए हैं, तो इस वजह से निश्चित रूप से आईपी सिंह साहब को यही कहना चाहिए। सत्ता में आए हुए अभी कितने 10 महीने हुए हैं, अभी इनको मालूम भी नहीं है कि सदन कैसे चलाया जाता है, उसकी क्या मर्यादाएं हैं। और मर्यादा की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, जिनके विधायक जो है कर्नाटक में बैठ करके अश्लील वीडियो देखते हैं, वो जो है वो ये बात करते हैं। जो लोग बस यही ऐसी चलती है संसद। स्नेहा जी देख लीजिए, ऐसे चलती है संसद। और कौन कैसे चलाता है ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। अगर अनिल ठाकुर साहब बोलेंगे तो इनको एतराज है, अगर अनिल ठाकुर जी बोलेंगे तो एतराज है, लेकिन माइट इज राइट। ये जो स्नेहा जी, जो सुमित्रा जी ने कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को कहा है डंडा देने का, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अनिल ठाकुर जी बोलेंगे तो ये बीच में नहीं बोलने देंगे, दूसरा बोलेगा तो ये बीच में बोलेंगे। ये जो सत्ता को लेकर इतना ज्यादा नशे में चूर है, जो पूरी तरह से इस वक्त मदमस्त है, तो जो मदमस्त हाथी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से यही होना है। ये संसद का उदाहरण है आपके सामने। आईपी सिंह जी, ये उदाहरण है आपका, बोलने दीजिए। ये उदाहरण है आपके सामने। कौन सदन में क्या करता है, आप दोनों ही उदाहरण पेश कर रहे हैं दर्शकों के सामने। उदाहरण है कि पार्लियामेंट में बहस चल रही है, विधानसभा में बहस चल रही है, और यहाँ आप दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। उदाहरण है जी। केसी जैन जी, आप बताएं, आप बताएं, आप क्या बात कह रहे हैं? इनके पास कुछ भी करने को है नहीं, कोई किसी तरह का इनके पास है नहीं, सिर्फ संसद में बैठ के आईपी सिंह जी और हिलाल जी, आप कृपया केसी जैन जी को कुछ कह लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास भी आती हूँ। जी केसी जैन जी, बताएं। जैन जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए स्नेहा जी कि यहाँ पे आपने जो मुद्दा रखा कि सर्वसम्मत से इसका निराकरण कैसे हो सकता है जी। और यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। बिल्कुल, आईपीसी जी ने तो बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि हम हंगामा करें तो ठीक है, बाकी कोई हंगामा नहीं कर सकता है। हमने क्यों हंगामा किया उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया कि हमारे जो बिल थे वो नहीं पारित हो रहे, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो हंगामा से रिजल्ट नहीं निकलेगा। अनिल ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन उसका इनके हंगामे से कुछ नहीं निकला, हंगामे से कार्रवाई बाधित हुई। जो रिजल्ट निकला वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी निकला। तो इस तरीके से केवल अपने आप को साफ सुथरा कहना, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे। जब आप विपक्ष में होते हैं, 10 साल तक आप विपक्ष में रहे, आप हंगामा काटते रहे, उस चीज को आप भूल गए। अगर विपक्ष कोई बात रखना चाहता है, अब दूसरा पक्ष विपक्ष में है, दूसरी पार्टी विपक्ष में है, तो आप उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। इस तरीके से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन का तरीका यही है कि अपने आचरण को सुधारना होगा। 376 जैसे मुलजिमों को आप मंत्री बनाएंगे तो जरूर हंगामा होगा, और संसद में बैठ करके आपके सांसद अश्लील फिल्में देखेंगे तो जरूर हंगामा होगा। तो जैन जी, आप भी सचेत हो जाइए कि आपकी पार्टी भी किसी ऐसे शख्स को टिकट ना दे जिस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। बहरहाल सबके लिए हिलाल जी और समाजवादी पार्टी सबके लिए बाल्टे के दूध से धुल के आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उत्कर्ष जी हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, यहाँ बैठकर मुझे लग रहा था कि कम से कम संसद में जिस तरह की तस्वीर ये पेश करते हैं, बाहर निकल के नेताओं को कुछ तो
फील होता होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां बैठकर भी वही तस्वीर है, सभी पार्टी एक दूसरे पर ब्लेम करती रहती है। तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी इकट्ठा होकर ये शायद इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके कि इस तरह का हंगामा ना हो। सदियों से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जनता को इससे नुकसान है, तो आखिर इसका कुछ ना कुछ हल तो ढूंढना पड़ेगा। देखिए, इसका एक तरीका यह है कि सभी बैठ के, क्योंकि खुद यही लॉ बनाते हैं, तो लॉ मेकर्स तो यही हैं। अगर मान लीजिए संविधान में भी कुछ संशोधन करने होंगे तो इन्हीं की मार्फत होगा, ये जो सांसद हैं यही मिल बैठ के करेंगे। तो क्योंकि लॉ मेकर्स हैं इसलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, जनता तो कानून नहीं बना सकती है। तो अब एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस तरह से चीजें जब चलती हैं तो बैठ के इन लोगों को मिल बैठ के, और देखिए जब भी संसद की कार्रवाई शुरू होने को होती है तो अध्यक्ष सभी पार्टियों को बुला के और एक बैठक करते हैं कि भाई आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अब संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है, ये सत्र शुरू होने वाला है, तो आप लोग कृपया संसद को ठीक से चलाएं, इसके लिए क्या सुझाव हैं आप बताएं। हर बार ये मीटिंग होती है, लेकिन हर बार यही होता है कि किसी न किसी मुद्दे पर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, अपने नेता पार्टी के नेता की नजर में अपना कद बढ़ाने के लिए, या जनता को भी दिखाने के लिए कि देखो हमारा जो सांसद है जिसको हमने चुन के भेजा है वो बाकियों से बड़ा पहलवान है। तो ये साबित करने के लिए अगर इस तरह से किया जाएगा तो ये देखिए लोकतंत्र इससे कमजोर होगा, और ये निहायत ही शर्मनाक हरकत है। और इसकी निंदा न केवल की जानी चाहिए बल्कि सबको मिल बैठ के नियमों में सुधार करना चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो इतनी अवधि के लिए, जिस तरह से आप आईपीसी वगैरह में एक सजा का प्रावधान करते हैं कि ये आपका अपराध है तो इतने समय की आपको सजा होगी, उसी तरह से आईपीसी के अंदर लाके और ये प्रावधान तय किए जाए कि अगर ये आपने अपराध किया है, कागज फेंका है अगर आपने, तो इतने समय के लिए आपकी सदस्यता जाएगी। अगर आपने स्प्रे किया है तो इतने समय के लिए आपकी सदस्यता जाएगी, या आप बिल्कुल अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं अगर आप माइक से और कुर्सियों होना चाहिए जो ऐसा करने से पहले तो कुछ इस तरह से एक तय करना पड़ेगा, एक उन्हीं को मिल बैठ के करना पड़ेगा। लेकिन ये तब तक नहीं करेंगे जब तक जनता का दबाव नहीं होगा, और जनता को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, और तभी दबाव बनेगा, तभी राजनीति बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी वो उत्कर्ष जी कि पहले जनता जनप्रतिनिधियों को चुन रही है और उसके बाद फिर ये उनसे गुजारिश कर रही है इसके लिए आंदोलन किया जाए कि वो कम से कम व्यवहार अच्छा करें। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, मुख्यमंत्री जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए, या अगर हम केंद्र की बात करें स्मार्ट सिटी के लिए, हम फॉरेन की तरफ देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज में कैसा हो रहा है, वैसे ही हम भारत में करेंगे। लेकिन इन जो बेसिक चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंग्लैंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग क्यों नहीं लागू कर पाते हैं अपने देश में? देखिए, बहुत सीधी बात यह है कि जो मैंने पहले ही बात की थी कि किस चरित्र के लोग आ रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पे। इसी सदन ने बड़े पार्लियामेंटेरियंस देखे हैं और उनके बड़े वक्तव्यों ने देश की दिशा बदली है, दशा बदली है जी। लेकिन समस्या ये होती है कि देखिए, हम लोग देखते हैं, अनिल सर भी बहुत देखे होंगे, मैं भी देख रहा हूं कि ये सदन के भीतर हंगामे तब होते हैं जब आप तर्क से भागना शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ बैठे हुए आईपी सिंह जिस तरीके से आक्रामक हुए थे, जाहिर सी बात है कि वो व्यक्तिगत आलोचना को ले रहे थे, बजाय इसके कि बात बड़ी हो रही थी, एक सैद्धांतिक बहस हम लोग करने यहां बैठे थे। ये समस्या है, ये समझदारी है जो नेताओं के भीतर से कम होती जा रही है। वाकई बहुत दुखद होगा कि जनता दबाव, ऐसी नौबत आए कि जनता का दबाव हो कानून बनाने के लिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको हमने विश्वास करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया है अपनी बेहतरी के लिए, और वहां पर जब आप ऐसी हरकत करते हैं जिससे शर्म हमको भी आती है कि हम आखिर किस तरह के लोगों को प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं। बिल्कुल बात यह है कि चाहे पार्लियामेंट शुरू होने के पहले अध्यक्ष मीटिंग करे या विधानसभा शुरू होने के पहले विधानसभा अध्यक्ष मीटिंग करे, वादे सब वहां करके आते और पहला दिन
जब भी सदन का होता है वो वॉकआउट से शुरू होता है या किस्म किस्म के जोकरों की तरह की टोपियों से शुरू होता है। तो ये जो एक आदत बन गई है, बजाय इसके कि हम ठोस बहस में जाएं, उसकी जगह संसद को या विधानसभा को सर्कस बना दे ये लोग। इस पर पार्टी क्या एक्शन लेगी और जनता का दबाव कितना होगा, लेकिन इससे पहले शायद इंडिविजुअली ये सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का लोकतंत्र में शामिल होने के लिए इस अहम चर्चा में। तो ये सवाल बड़ा है कि आखिर चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आखिर इस तरह के व्यवहार के साथ क्यों सामने आते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जनता का भरोसा है उनके ऊपर, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। ऐसे में कुछ भी ऐसा ना करें जो जनता को अपने ऊपर शर्म आए। बहरहाल लोकतंत्र देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश की बात। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस का इंजन और 3 बोगियां रायबरेली में बचरावा के पास पटरी से उतरी। हादसे में 31 लोगों की मौत। बचरावा के पास ट्रेन हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल। गंभीर रूप से घायल लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर समेत कई अस्पतालों में भर्ती। परिजनों की मदद के लिए पुलिस भी तैनात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस थाने पर आतंकी हमले में 3 जवानों समेत 6 लोगों की मौत। हमले के लिए केंद्र ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सरकार में सहयोगी शिवसेना और कांग्रेस ने मुफ्ती सरकार को दोषी बताया। बजट सत्र के पहले चरण में विधेयकों के मामले में मोदी सरकार को बड़ी सफलता। राज्यसभा के से कोयला बिल और खनिज बिल को मिली मंजूरी। राज्यसभा 19 अप्रैल तक स्थगित। बिहार में बोर्ड की परीक्षा में नकल की तस्वीरों पर पटना हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। डीजीपी को नकल रोकने का निर्देश। शिक्षा विभाग को हलफनामा दायर करने को कहा। केंद्र सरकार ने भी मांगी रिपोर्ट नीतीश उतरे बचाव में। गोवा सरकार का राज्य में किसी भी रूप में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने लिया फैसला। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार ने लगाई है रोक। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम आपको सबसे पहले राजपथ में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली के पास बचरावा में रेल हादसे में 31 मुसाफिरों की मौत हुई है। हम इस पर भी नजर डालेंगे कि रेल हादसे में घायलों को कहां ले जाया गया इलाज के लिए और क्या कहना है हादसे के बारे में नेताओं का। साथ ही हम दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए। हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सगे भाई की कितनी बार पिछले 15 साल में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। हम आपको बताएंगे कि बिहार में परीक्षा में नकल पर किसने लिया संज्ञान और क्या जवाब है नीतीश कुमार का। साथ ही हम बताएंगे कि भारत ने सुरक्षा परिषद पर क्या लगाया है आरोप। इसके अलावा हम बताएंगे कि 26/11 के हमले के आरोपी लखवी ने फिर दी हिरासत में रखे जाने को चुनौती। राजकाज का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने कर्नाटक के आईएएस अफसर की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की सलाह दी है मुख्यमंत्री को। और साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि गोवा का गौमांस पर किसी भी तरह की रोक लगाने का इनकार कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्याज दरें कम करने के लिए बैंकों से बात करेगा रिजर्व बैंक। न्याय मंच में हम आपको बताएंगे कि निर्भया मामले को लेकर महिला वकीलों ने किया अपील की सुप्रीम कोर्ट से। चौथा स्तंभ में हम आपको बताएंगे कि कौन आपत्ति जता रहा है मलेशियाई एयरलाइंस के विमान हादसे की खबरों पर। और आज देश की बात के संपादक हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी, जिन्होंने काले धन पर सरकार के विधेयक पेश किए जाने पर अपनी राय जाहिर की है। और दर्शकों से हमारा आज का सवाल है कि क्या भारत बुलेट ट्रेन के लिए तैयार है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए और साथ ही स्क्रीन पर जो हमारी सोशल साइट के पते हैं उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी सबसे बेहतरीन राय को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं राजपथ से। देश में पटरियों पर दौड़ती मौत में 31 से ज्यादा लोगों की
मौत की नींद उन्हें सुला दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस इंजन और 2 बोगियों के साथ पटरी से उतर गई। हादसे में करीब 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इस जनरल बोगी की हालत बता रही है कि हादसा कितना बड़ा था। ये डरावनी तस्वीरें हादसे की हकीकत बयां कर रही हैं। हादसा लखनऊ और रायबरेली के बीच बछरावा स्टेशन के पास हुआ। रेलगाड़ी का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल हो गया। आगे वाले डिब्बे में 3 डिब्बे लगातार पीछे से घुसते अंदर चले गए। इंजन बंद भी नहीं हो पाया। ड्राइवर किधर निकला, ड्राइवर की कोई हमें जानकारी नहीं है। मौके पे ये स्थिति थी कि ट्रंक डिब्बे के ऊपर डिब्बे चढ़े हुए थे। अब एक डिब्बा तो बिल्कुल क्रश हो चुका, पीछे वाले भी एक तो एकदम क्रश हो चुका, पीछे वाले में भी हताहत बहुत निकले। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे उस वक्त हुआ जब देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस बछरावा स्टेशन पहुंच रही थी। दुर्घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांव वाले राहत और बचाव कार्यों में जुट गए। दुर्घटना की वजह से लखनऊ वाराणसी खंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह सिग्नल की अनदेखी बताई जा रही है। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना बछरावा स्टेशन पर हुई है। अभी घटना स्थल पर हम और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जा रहे हैं। मृतकों को 2 लाख रुपए ये अनुदान राशि की घोषणा की गई है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और सामान्य घायलों को 20,000। और तुरंत रेलवे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को आदेश दिया गया है कि वो इस घटना की जांच करें। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामूली रूप से घायल लोगों का बछरावा के प्राथमिक केंद्र में इलाज हो रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को रायबरेली और लखनऊ भेजा गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यूपी सरकार ने मरने वालों के घर वालों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। रेल बजट में सरकार ने मुसाफिरों की सुरक्षा और रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है, लेकिन हकीकत बता रही है कि जुबानी जमा खर्च ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर रायबरेली में बछरावा स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई जनता एक्सप्रेस के घायलों को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रेन की बोगियों की हालत देखकर नहीं लगता कि हादसे में कोई बचा होगा, लेकिन भरी हुई बोगी में से ज्यादातर मुसाफिर घायल हुए। गंभीर रूप से घायल तकरीबन 25 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। साथ ही बलरामपुर हॉस्पिटल, PGI और सिविल हॉस्पिटल में भी बड़ी संख्या में घायलों को भर्ती कराया गया है। इन अस्पतालों में 15 से 20 डॉक्टरों की टीमें लगातार सभी घायलों के इलाज में जुटी हुई हैं। घायलों में बड़ी संख्या महिलाओं की है। जैसे सूचना मिली तो 9:30-10 बजे के बीच में यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई थी और यहाँ पे 50 मरीज और उससे ज़्यादा भी हम लोगों के पास कैपेसिटी तैयार किया गया है और करीब 15 से 20 डेडिकेटेड डॉक्टर और 30 नर्सेस और 50 बेड यहाँ पे लगाए गए हैं। घायलों में कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और उनके परिजनों की मदद के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को इन अस्पतालों में तैनात किया गया है। करीब 150 मरीज के करीब हमारे इन विभिन्न अस्पतालों में उनके लिए हम लोगों ने आरक्षित कर रखा है। 20 डॉक्टरों की टीम पैरामेडिकल पूरा फर्स्ट एड की किट लेकर के हमारी वहां के लिए रवाना हो चुकी है। परिवहन की कई बसों को भी राहत कार्य के लिए बछरावा घटनास्थल रवाना किया गया है। प्रशासन के सामने एक और मुश्किल है हादसे में बिछड़े परिजनों को मिलाने की। अनूप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN, लखनऊ। रायबरेली के बछरावा में हुए दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला है।
इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए कि किन कारणों की वजह से हुआ है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनको भी मानवता इंसानियत के नाते तो इस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए तो उनको भी जितना हो सकता है उनको भी मदद करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जब किराए बढ़ाए थे तो इस वादे के साथ बढ़ाए थे कि मुसाफिरों की हिफाजत की जाएगी, ट्रेन्स के अंदर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ऐसे इंतजामात किए जाएंगे। आज ऐसा लगता है कि सरकार ने झूठ बोलकर देश की जनता को लूटा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कितने रेल हादसे हुए हैं। जब से मोदी सरकार बनी है तब से कई रेल हादसे हुए हैं। 26 मई को जिस दिन मोदी ने शपथ लिया उसी दिन ट्रेन हादसा हुआ, यानी जिस दिन से मोदी ने शपथ लिया है उस दिन से हादसे शुरू हो गए हैं। 26 मई 2014 को गोरखपुर से गोरखधाम एक्सप्रेस में हादसा हुआ। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी और 50 लोग घायल हो गए। एक महीने के अंदर ही 25 जून 2014 को बिहार के छपरा में हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस डीरेल हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 14 दिसंबर 2014 को हावड़ा के पास हादसा हुआ। पूर्वा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। फरवरी 2015 बेंगलुरु के पास अनेकल में एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 लोग घायल हो गए। भारतीय रेल की यही हकीकत है। जब सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो बुलेट ट्रेन का सपना कैसे साकार होगा? कैसे भारत में 500 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी? अगर हम सुपरफास्ट ट्रेन की एवरेज निकालें तो 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हैं। लोकल ट्रेन की एवरेज निकालें तो 25 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार नहीं होती। बजट में सरकार ने हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने की बात कही है। रात का सफर सुबह होते ही खत्म करने की बात कही है। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। ऐसे में कैसे भारत के पटरी पर फरादे मारती ट्रेनें दौड़ेंगी, जब हम कम स्पीड वाली ट्रेन के लिए पटरी का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हाई स्पीड वाली ट्रेनों को ये पटरी कैसे झेलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। और आइए रुख करते हैं जम्मू का, जहां के कठुआ में थाने पर फिदायीन हमला करने वाले दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 5 घंटे की मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं और इसके अलावा एक नागरिक की भी मौत हुई है। शहीद सुरक्षा बलों में CRPF के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी शामिल है। आतंकी कठुआ स्थित राजबाग पुलिस थाने में सेना की वर्दी में घुसे थे। हमले में घायल हुए सुरक्षा बलों और नागरिकों को कठुआ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने थाने को घेर लिया और आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू कर दी। आतंकियों ने थाने में कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा था। हमलावरों ने लोगों पर ग्रेनेड से हमला किया। राजबाग पुलिस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। कांग्रेस ने इस हमले के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो जम्मू के कठुआ में हुए आतंकी हमले पर जहां केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाए, वहीं केंद्र सरकार में सहयोगी शिवसेना और कांग्रेस ने इसके लिए सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार को दोषी ठहराया है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो हताश और निराश आतंकवादी ताकतें हैं, अलगाववादी ताकतें हैं, वो पूरी तरह से आज अलग थलग पड़ रही हैं। ऐसी ताकतों को के किसी भी भारत विरोधी आतंकवादी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और उसके लिए सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है।
सीमा पार से जिस प्रकार की शरारत हो रही है वहां से पड़ोसी देश बाज नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से आर्म्ड फोर्सेज एक्ट को लेकर के जो भी निर्णय हो वो राजनीतिक आधार पे ना हो, सुरक्षा संबंधित संस्थाओं और उनकी इनपुट्स के आधार पर हो। सरकार हो और चाहे टेररिस्ट हो, वो पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में चलते हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने निर्णय ले लिया कि हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होते रहेंगे तो वो होते रहेंगे। और वो अपने ही नहीं करते बल्कि जितने आतंकवादी हैं उनको भी अंदर घुसाने का प्रयास करते हैं। एनडीए की सरकार उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान वो कहे थे कि हम आँख डाल के बात करेंगे, आँख दिखा के बात करेंगे, और अब रोज घटनाएं हो रही हैं, चुपचाप बैठे हैं। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद, मशरद आलम जैसे आतंकवादियों को छोड़ देता है और एक और 600-500 आतंकवादी की लिस्ट तैयार रखते हैं छोड़ने के लिए, ऐसी सरकार में ऐसे हमले होते रहेंगे। क्योंकि ये सरकार जो बनी है ये प्रो हिंदुस्तान नहीं है, प्रो पाकिस्तान है। तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं ने अब उस सरकार के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को अलर्ट किया था कि सीमा पार के आतंकी शिविरों में आतंकी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कम से कम 60 खूंखार आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसने की फिराक में हैं। कठुआ और सांबा जिलों में 2013 और 2014 में पुलिस थानों और सैन्य शिविरों पर इसी तरह के आतंकवादी हमले हुए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार के काम संभालने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहली बड़ी आतंकी वारदात है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कोयला ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया की, जिसके लिए जरूरी माने जाने वाला कोयला बिल राज्यसभा में पास हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती बने इस बिल के राज्यसभा से पारित होने के बाद सरकार ने राहत की सांस ली है। इस बिल को लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था। कोयला ब्लॉकों की नीलामी अप्रैल महीने के आखिर में या फिर मई के शुरुआत में हो सकती है, जिसमें 15 से 20 और कोयला ब्लॉक की नीलामी की जा सकती है। हालांकि ये तभी संभव था जब कोयला विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता या इस संबंध में अध्यादेश फिर से जारी किया जाता। मौजूदा अध्यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। अब इस बिल के राज्यसभा से पारित होने के बाद कोयला ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया में सरकार के सामने भविष्य में आने वाली कठिनाइयां भी खत्म हो गई हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में आखिरकार खनिज खदान बिल पास हो गया। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद टेबल किए गए इस बिल को कई संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। बिल के लिए हुई वोटिंग के दौरान 117 वोट पक्ष में जबकि 69 वोट विपक्ष में पड़े। खनिज और खदान संशोधन विधेयक 2015 को पास करने के लिए हुई वोटिंग में कई विपक्षी दलों ने सरकार का साथ दिया। इस बिल को लेकर बीएसपी, एनसीपी, बीजेडी, टीएमसी, जेएमएम और एआईएडीएमके सरकार के समर्थन में खड़ी दिखाई दी। इन सभी पार्टियों ने वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में वोट दिया, जिसकी बदौलत ही सरकार का ये बिल 69 के मुकाबले 117 वोटों से पास कर दिया गया। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इस बिल के विरोध में वोट दिया, जबकि जेडीयू ने वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। खनिज और खदान संशोधन 2015 में खनिजों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए खदानों की नीलामी की प्रणाली पेश की गई है। सरकार ने इस विधेयक से संबंधित अध्यादेश जारी किया था। अब ये विधेयक अध्यादेश की जगह लागू हो जाएगा। अच्छी बात है, पास हुआ, उसको लोकसभा में हम पारित कर देंगे। और आपका ये सत्र कैसा रहा है? जैसे बहुत अच्छा सत्र रहा, बड़ा फलदायी सत्र रहा है। पहले भी सत्र है और 19-20 साल के बाद इतना सफल पूर्वक सत्र अब होने लगा है। ये सरकार की आवश्यकता भी थी और सब ये इस बात को समझते हैं कि देश के विकास को रुकना नहीं चाहिए और हम लोगों ने देश के हित में इन सब चीज़ों पे सरकार को सहयोग किया है इस बिल पर कि अगर कानून बनेगा तो निश्चित रूप से आगे जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, उन कामों का। इसलिए हम लोगों ने समर्थन किया है, बिल को पास किया।
बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल ने सरकार की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। परीक्षा में नकल करते हुए छात्रों की तस्वीरें न सिर्फ मीडिया में बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फेसबुक का सहारा लिया है और एक लंबा सा लेख लिखा है। साफ कर दिया है कि जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं वो बिहार की अधूरी सच्चाई है। अपने फेसबुक पोस्ट में नीतीश कुमार ने कहा है कि तस्वीरों में पूरे बिहार की कहानी नहीं है। बिहार के छात्र मेधावी हैं। देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा से वो अपनी जगह बनाते रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रशासन अपने स्तर पर सतर्क है और गड़बड़ी की खबर मिलते ही सरकार ने इस प्रक्रिया से जुड़ी प्रत्येक एजेंसी से पूरी सतर्कता और जवाबदेही से काम करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन के काम की छवि केवल कुछ तस्वीरों से नहीं आंकी जानी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में नकल में सहयोग देने वाले अभिभावकों, संबंधियों और मित्रों से वो कहेंगे कि वो अपनी गलत सोच से छात्रों और बिहार का नुकसान कर रहे हैं। छात्र सर्टिफिकेट से नहीं, काबिलियत से आगे बढ़ते हैं और इसके लिए परिवार और समाज को प्रेरणा भी देनी होगी और सहयोग भी करना होगा। तो बिहार में हाई स्कूल की परीक्षाओं में हो रही जमकर नकल पर बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही के बयान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री परीक्षाओं में नकल रोकने में असफल हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं बिहार का सांसद हूं। इस होने के नाते मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश में, और हम लोग बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जब वहाँ के खुद शिक्षा मंत्री सामने आकर ये बयान देते हैं। उल्टा वो अभिभावकों को नसीहत देते हैं कि घर वालों को समझना चाहिए। तो आपको बता दें कि सारा बवाल मीडिया में उस खबर के आने के बाद शुरू हुआ जिसमें बिहार में हाई स्कूल की परीक्षा में बड़े पैमाने पर हो रही नकल को दिखाया गया और नकल रोकने में नाकामयाब नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री पीके शाही ने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा में नकल रोकना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। %100 कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से ज्यादा चिंता उनके अभिभावकों की होनी चाहिए। सम्मानित अभिभावकगण, उनके रिश्तेदार, उनके सहयोगी अगर इस पर विचार नहीं करते हैं तो मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि अकेले सरकार के बूते इतनी बड़ी परीक्षा में संपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछले 13 सालों में अपने प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी से महज 3 बार मुलाकात करने वाले प्रहलाद मोदी ने कहा है कि उनके मोदी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश में उनके जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानदारों को पेश आ रही मुश्किलों का नरेंद्र मोदी सरकार समाधान करेगी। प्रहलाद मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 साल छोटे हैं। वो नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्वच्छ मूल्य विक्रेता महासंघ की ओर से राशन के दुकानदारों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। प्रहलाद एआईएफ पीएसडीएफ के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर दिल्ली आते रहते हैं, लेकिन वो कभी 7 रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास तक नहीं जाते। और इतना ही नहीं, प्रहलाद ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो फोन पर भी लगातार बातचीत नहीं करते हैं और ना ही मुलाकात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। पिछले 13 सालों में बड़े भाई से वो केवल 3 बार मुलाकात उन्होंने की है, क्योंकि उन्होंने 70 के दशक में ही परिवार को त्याग दिया था और देश के कल्याण के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान जाफना में उनकी सुरक्षा में गंभीर खामी सामने आई थी। एक श्रीलंकाई युवक मोदी से हाथ मिलाने के लिए उनके करीब तक पहुंच गया। हालांकि उसे हाथ मिलाने से पहले ही पकड़ लिया गया। घटना उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री एक समारोह के बाद अपनी कार की ओर जा रहे थे। ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने इस इलाके का दौरा किया था। सूत्रों के मुताबिक इस घटना की जांच स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कर रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक सुरक्षा घेरे को 2 अफसर इसके लिए जिम्मेदार हैं और इस घेरे के एक भाग को भेद कर ही वो युवक प्रधानमंत्री तक पहुंचा था। प्रधानमंत्री कार्यालय इस जांच की निगरानी कर रहा है।
रॉ के अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी इस जांच का हिस्सा है। सभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस स्तर पर सुरक्षा में चूक हुई है। दरअसल 14 मार्च को शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी तमिल आबादी वाले इलाके के एक गांव में घरों के प्रमाण पत्र देने के समारोह के बाद लौट रहे थे। वो अपनी कार में बैठने के लिए मंच के पीछे की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो कार में बैठने के लिए बढ़े, 20 साल का एक युवक उनकी ओर बढ़ा। हालांकि वो युवक उनसे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन मिला नहीं पाया। उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इधर चीन के एक आधिकारिक थिंक टैंक ने तमिल बहुल जाफना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को श्रीलंकाई मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए कहा कि चीन और श्रीलंका के संबंधों से जुड़ी हालिया घटनाएं बीजिंग का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त हैं। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के सहायक अनुसंधानकर्ता लियू जोग्यू ने एक लेख में लिखा है कि मोदी की श्रीलंका की यात्रा ने चीन समेत कई देशों के मीडिया का ध्यान खींचा है। इनमें से अधिकतर का ये मानना है कि कोलंबो द्वारा चीन के निवेश वाली परियोजनाओं को रोकने से नई दिल्ली बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख के मुताबिक मोदी ने श्रीलंका की अपनी यात्रा में तमिल बहुल जाफना शहर को भी शामिल किया, जो दरअसल देश के आंतरिक मामलों में भारत का हस्तक्षेप दिखाता है। लेख में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना समेत 5 अरब डॉलर के चीनी निवेश की समीक्षा करने संबंधी श्रीलंका की नई सरकार के फैसले का साफ रूप से जिक्र करते हुए कहा गया है कि हर छोटा देश विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और साल 2008 के मुंबई हमलों में मुख्य आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें लखवी ने सुरक्षा कानून के तहत उसे हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी थी। लाहौर हाईकोर्ट के जज महमूद मकबूल बाजवा ने लखवी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि फैसला किसी भी समय सुनाया जा सकता है। लखवी ने लाहौर हाईकोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी और कोर्ट से अनुरोध किया था कि पंजाब के गृह विभाग के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि वो आदेश अवैध है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। लखवी की इस याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। लखवी 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम सवाल बता दें कि आज हमने दर्शकों से सवाल किया था कि क्या भारत इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि यहां अब बुलेट ट्रेनें दौड़ें, क्योंकि लगातार ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ऐसे में क्या मुमकिन है कि बुलेट ट्रेनें यहां दौड़ सकें? इस बीच एक दर्शक जुड़े हैं, निशांत ने हमें कॉल किया। जी निशांत जी, बताएं क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हाँ जी, इस बारे में हम ये सोचते हैं कि भारत में चलिए, कॉल कट गया। बहरहाल आप भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और हमारी सोशल मीडिया के जो पते हैं उस पर भी आप भेज सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी नौसेना के एक शीर्ष कमांडर ने आगाह किया है कि अगले साल के अंत तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य बलों की पूरी तरह से वापसी के बाद लश्कर तैयबा समेत पाकिस्तान में आधारित आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियां भारत में केंद्रित करेंगे। अमेरिका के प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे लॉकलियर ने कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सांसदों से कहा, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान में आधारित अन्य संगठन अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, लेकिन गठबंधन बलों की वापसी होने के बाद उनके आगामी 1 से 3 सालों में अपनी गतिविधियां भारतीय उपमहाद्वीप में केंद्रित करने की आशंका है। लॉकलियर ने कहा कि दक्षिण एशिया में अलकायदा का ध्यान और भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा की नई शाखा की घोषणा से लगता है कि अलकायदा स्थापित आतंकवादी संगठनों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि दक्षिण एशिया में जिहाद छेड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सीरिया और इराक में जारी संघर्ष भारत एशिया प्रशांत के देशों से विदेशी लड़ाकों को आकर्षित कर रहा है। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने
अमेरिका से बार बार अनुरोध किया है कि उसे 2016 के अंत में अफगानिस्तान से सैन्य बलों की पूर्ण वापसी के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक। जी गौरव, बताएं, आपको लगता है कि भारत इस स्थिति में है कि यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ सके? मैम, सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जो भारत में हमारी जो ट्रेन है, पहले उसकी हालत सुधार लें, क्योंकि हमारे जो रेलवे ट्रैक है वो 50-60 साल पुराने हैं। ना तो प्रॉपर उनमें काम हो पा रहा है और ना ही उनकी देखरेख हो रही है। माना कि जो बीजेपी सरकार ने जो पैसे बढ़ाए थे, जो किराया बढ़ा था, उसके ऊपर अगर वो सुविधा दें, लेकिन अब तो 9-10 महीने हो गए, ना तो वो सुविधा मिल पाई है, ना ही ट्रेन की जो एक फैसिलिटीज दे रहे थे वो मिल पाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मोदी सरकार को जो हमारी ट्रेन है उस पर फोकस करके उसे रेनोवेशन करें, उसके बाद ही सोचिए कि हम बुलेट ट्रेन चलाएं। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो रेल इस वक्त चल रही हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जो ट्रैक्स काफी पुराने हो गए उन पर ध्यान देने की जरूरत है, बजाय कि ज्यादा राशि खर्च करके बुलेट ट्रेन इंडिया में लाई जाए। संदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे अगले कॉलर इलाहाबाद से इन्होंने कॉल किया। जी संदीप जी, बताएं क्या सोचना है इस पर आपका? सर, हमको ये सोचना है। हेलो जी जी संदीप जी बताएं। हमको ये सोचना है कि जब देश को आजाद हुए 70 साल हो गए जी, लमसम, आज तक जो कायदे से 60 की स्पीड की ट्रेन नहीं चल पा रही है जी, तो बुलेट ट्रेन चलाना तो वहाँ मात्र फ्लैट बोर्ड पे ही अच्छा लगेगा। जी चलिए, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं इस सवाल पर। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतावली नौसैनिकों के मामले में संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस मसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले साल फरवरी में भी मून ने इटली की ये मांग ठुकरा दी थी। इटली के विदेश मंत्री पाओलो ने 18 मार्च को मून के रोम दौरे के दौरान ये मामला उठाया था। जेंतिलोनी ने इसे अपने देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए उनसे दखल देने की मांग की थी, लेकिन मून ने इसे भारत और इटली के बीच का मसला बताते हुए इसे आपस में ही सुलझाने का सुझाव दिया। इतालवी नौसैनिक मसिमिलियानो लातोरे और सल्वातोरे गिरोने पर 2012 में केरल तट के नजदीक भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। इधर अमेरिकी इंटरनेट कंपनी याहू चीन में अपना ऑफिस बंद करने जा रही है। याहू ने चीन के बीजिंग में स्थित एकमात्र ऑफिस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस वजह से चीन में करीब 200 से 300 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले यहाँ का ध्यान जहाँ दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में अपना कारोबार विस्तार करने पर है, वहीं याहू की तरह से ऐसा कदम चौंका देने वाला है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने पिछले महीने ही अपना ऑफिस हांगकांग में शुरू किया था और वहीं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने पिछले साल ही चीन की यात्रा के दौरान बीजिंग विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था। याहू ने अपने एक स्टेटमेंट में ऑफिस बंद होने की जानकारी दी है, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। चीन में याहू का कामकाज चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा देखती है। साल 2005 में याहू ने $1 बिलियन में अलीबाबा का 40% शेयर खरीदा था, लेकिन इस साल जनवरी में ही कंपनी ने अलीबाबा में इस साझेदारी को तोड़ने की घोषणा कर दी थी। साल 2013 में याहू ने चीन में अपनी ईमेल सर्विस बंद कर दी थी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 खबरों पर।
राजस्थान पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बारिश से बर्बाद हुए किसानों से मुलाकात की। सोनिया गांधी कोटा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर दरबीजी गांव के सुल्तानपुर पंचायत पहुंची, जहां उन्होंने बेमौसम बारिश के कारण भारी नुकसान झेल रहे किसानों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज उमर फारूक ने केंद्र सरकार से मिलकर कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत की इच्छा जाहिर की है। केंद्र कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए मोदी सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए अप्रैल से योग प्रशिक्षण सत्र शुरू करने का फैसला किया है। ये शिविर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आयोजित करेगा। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के गठन के लिए नए दिशा निर्देश इसी महीने जारी किए जाएंगे। सेबी के मुताबिक इसका सेंटर गुजरात के गिफ्ट सिटी में बनाया जाएगा। पाकिस्तान में धड़ाधड़ दी जा रही फांसी पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए पाकिस्तान से इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हाल ही में जिन लोगों को फांसी पर लटकाया गया है उनमें से ऐसे लोग भी थे जो वारदात के वक्त नाबालिग थे। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ अभियान के पहले 2 दिनों में 16,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने बच्चों को पोलियो टीके लगवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में सामुदायिक विरोध और तालिबान की धमकियों के कारण लोगों ने इस अभियान से परहेज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी है। व्हाइट हाउस ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका की ओर से इस्राएल के साथ हमारे करीबी सैन्य, खुफिया और सुरक्षा सहयोग को दिए जाने वाले महत्व पर जोर दिया है। इस्लामिक स्टेट का अहम भारतीय आतंकी सुल्तान अब्दुल कादिर के मारे जाने की खबर है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि सीरिया में लड़ते हुए इसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुल्तान भटकल का रहने वाला था और 20 साल से भारत से गायब था। कीटनाशकों का बाजार वित्त वर्ष 2015-2016 के दौरान 12 से 15% की वृद्धि से करीब 33,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि उद्योग जगत को इस दौरान मुनाफे की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां 208.59 अंक टूटकर 28,261.08 अंक पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी भी 63.75 अंक की गिरावट के साथ 8,570.90 अंक पर पहुंच गया। देश की बात में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे राजकाज की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश की बात। आइए रुक कर लेते हैं राजकाज का। कर्नाटक के आईएएस अधिकारी डीके रवि के मामले में सोनिया गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री को मामले को सीबीआई को सौंपने की सलाह दी है। उधर इस मामले में नया मोड़ आ गया है। खबरों के मुताबिक खुदकुशी के दिन रवि ने अपने बैच के आईएएस महिला साथी को 1 घंटे के भीतर 44 बार फोन किया था। ये जानकारी आईएएस रवि के फोन कॉल डिटेल की पुलिस छानबीन में सामने आई है। रवि इस महिला आईएएस अधिकारी को ट्रेनिंग के दिनों से जानते थे। अब पुलिस ने मामले की जांच में शामिल होने के लिए इस अधिकारी को भी बुलाया है। कर्नाटक पुलिस का सीआईडी विभाग मामले की जांच कर रहा है। डीके रवि और महिला आईएएस अधिकारी के बीच हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए ये छानबीन अब की जा रही है। ये महिला अफसर दक्षिणी कर्नाटक में कार्यरत है। कर्नाटक के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त आयुक्त डीके रवि 16 मार्च को अपने आधिकारिक आवास के कमरे में पंखे से फंदे पर लटके हुए पाए गए थे। पुलिस ने रवि की मौत को प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला बताया और राज्य सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा। लेकिन रवि के परिजनों का कहना है कि उनकी मौत के पीछे कोई साजिश है और मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में गौमांस पर कानूनन प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी वो गौमांस पर रोक लगाएगी। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं होने जा रहा है। गोवा सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में किसी भी रूप में गौमांस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा।
राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा कि पार्टी काफी सालों बाद राज्य में मुस्लिमों और ईसाइयों का भरोसा जीत पाई है, लिहाजा वो ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गोवा में करीब 40% अल्पसंख्यक रहते हैं और ये उनके खान पान की आदतों का हिस्सा है। हम इसके साथ कैसे इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पार्सेकर का ये भी बयान केंद्र के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में उसकी सरकारों ने गौ मांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्तीय साल में अपने 50.7 करोड़ टन के उत्पादन लक्ष्य से 1 करोड़ टन पीछे रह सकती है। इसका कारण राज्यों के स्तर पर परिचालन करने वाली खानों में हो रही विभिन्न किस्म की देरी है। सरकार ने 2020 तक कोयला उत्पादन 1 अरब टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोल इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एस भट्टाचार्य के मुताबिक चालू वित्तीय साल में उत्पादन 49.3 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। भट्टाचार्य ने यह कहा कि संसाधनों तक पहुंच के अभाव में संभवतः कोल इंडिया के लिए उत्पादन लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। अगर कोल इंडिया अपने उत्पादन को पूरा करने में नाकाम रहती है तो इसका गहरा असर बिजली के उत्पादन पर भी पड़ेगा। आर्थिक संकट से जूझ रही भारतीय रेलवे को रतन टाटा का साथ मिल गया है। रेलवे में नई सोच के लिए टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कायाकल्प परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बजट में किए गए वादे के तहत रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कायाकल्प परिषद का गठन कर दिया है और रतन टाटा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक कायाकल्प परिषद रेलवे में निवेश आकर्षित करने के लिए अहम बदलावों की रूपरेखा तैयार करेगी और निवेश की इच्छुक पार्टियों से संपर्क साधेगी। इस काउंसिल में ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एम राघवैया शामिल हैं। ये दोनों ही संगठन रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कायाकल्प परिषद में अन्य सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। रेल मंत्री ने इस परिषद के गठन का ऐलान 2015-16 के रेल बजट में किया था। प्रभु ने कहा कि हम बजट भाषण में किए गए सभी प्रस्तावों को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कायाकल्प परिषद के गठन का प्रस्ताव भी उन्हीं में से एक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के व्यावसायिक बैंकों से ब्याज दरें कम करने को कहेगा। उसने हाल में 2 बार रेपो रेट में कटौती की है और उसे उम्मीद थी कि बैंक उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रिजर्व बैंक इस बारे में उनसे बात करेगा। ये बात रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंदड़ा ने कही है। रिजर्व बैंक ने अब तक 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस तरह से बैंकों को भी ब्याज दरों में आधा फीसदी की कमी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैंक इसे टाल रहे हैं। मुंद्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक उनसे बातचीत करने जा रहा है ताकि वो ब्याज दरें घटाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक स्वतंत्र जन ऋण प्रबंधन एजेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए सरकार से बातचीत की जा रही है। धोखाधड़ी रोकने के लिए सेबी किसी कमीशन बिठाने जैसे पुराने और पिटे हुए प्लान नहीं आजमाना चाहता है। अब वो धोखेबाजी करने वालों को दबोचने के लिए आईटी का सहारा लेने वाली है। इसके लिए वो एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया जा रहा है और इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए एचपी और आईबीएम जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के अलावा विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलएनटी, इन्फोटेक जैसी देसी कंपनियां भी सेबी के दरवाजे पर खड़ी हैं। वैसे साल 2011 से सेबी डेटा वेयरहाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता रहा है, जिसकी मदद से वो शेयर की कीमतों में छेड़छाड़, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे फ्रॉड को पकड़ने का काम करता रहा है। अब सेबी अपने इसी सिस्टम को और पुख्ता बनाना चाहता है। सेबी ने अपने इसी प्रोजेक्ट के लिए 27 मार्च तक बोलियां मंगवाई हैं।
क्या आपको पता है कि घर का काम करने में महिलाओं को योगदान के मामले में किस देश के पुरुष सबसे आगे हैं? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डेटा के सर्वे के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे टॉप पर स्लोवेनिया है, जहां पुरुष घर का काम करने पर हर दिन औसत 114 मिनट यानी करीब 2 घंटा देते हैं। इस लिस्ट में भारत सबसे नीचे है, जहां पुरुष घरेलू काम पर रोजाना सिर्फ 19 मिनट ही खर्च करते हैं। आइए जानते हैं कि इस देश के लोग घरेलू कामों में कितना टाइम देते हैं। स्लोवेनिया में पुरुष घर के कामों पर 119 मिनट यानी करीब 2 घंटा खर्च करते हैं और महिलाएं 212 मिनट यानी 3.5 घंटा देती हैं। और इसके बाद नंबर आता है डेनमार्क का, जहां करीब 1.25 घंटे लोग वहां के पुरुष महिलाओं का काम बटाते हैं, उस पर हाथ बटाते हैं, और वहीं महिलाएं करीब 2.5 घंटे घरेलू काम में खर्च करती हैं। फ्रांस तीसरे नंबर पर है, यहाँ 1.5 घंटे पुरुष घर के कामों में खर्च करते हैं, जहां की महिलाएं 2.5 घंटे करीब अपने घर का काम करती हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर आता है, यहाँ पुरुष औसत 1.5 घंटा घर के कामों में हाथ बटाने में ये वक्त बिताते हैं, वहीं महिलाएं यहाँ पर 2.25 घंटा घर के कामों में बिताती हैं। इसी तरीके से जर्मनी भी, वहां के जो पुरुष हैं वो करीब 1.5 घंटा देते हैं घर के कामों में, महिलाएं करीब 2.25 घंटा देती हैं घर के कामों में। अमेरिका के पुरुषों की अगर हम बात करें तो 1.5 घंटे अमेरिका के पुरुष घर का काम देखते हैं, तो वहीं महिलाएं 2 घंटे के करीब घर के कामों में वक्त बिताती हैं। दक्षिण अफ्रीका में पुरुष औसत रूप से करीब 1 घंटे का वक्त देते हैं, महिलाओं के साथ हाथ बटाते हैं घर के काम के लिए, और वहीं महिलाएं 3.5 घंटे का वक्त अपने घर को देती हैं। ब्रिटेन की हम बात करें, यहाँ पुरुष औसत रूप से 1 घंटे का वक्त देते हैं घर के कामों के लिए, जबकि महिलाएं करीब 2.25 घंटा बिताती हैं। घरेलू कामों पर समय देने के मामले में भारतीय पुरुष सबसे पीछे हैं। यहाँ पुरुष औसत रूप से सिर्फ 19 मिनट और महिलाएं 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त देती हैं घर के कामों के लिए। आने वाले वक्त में कई तरह की दवाइयों की कीमतें घटने जा रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि सरकार ने इस साल के बजट में दवा कंपनियों को एजुकेशन सेस से राहत दी है। ये एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक सरकार ने फार्मा पर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया है। इसके साथ ही दवा की कीमतों पर नजर रखने वाले रेगुलेटर ने उनसे दाम घटाने को कहा है, ताकि इस कमी का फायदा ग्राहकों को मिल सके। देश में दवा की कीमतों पर नजर रखने का काम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का है। उसने कहा है कि दवाओं की कीमतों में तुरंत कटौती की जानी चाहिए। टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश पर 109 रन से जोरदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इंडियन फैंस जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में अंपायर के फैसलों पर सवाल उठाते हुए फैंस ने विरोध प्रदर्शन किया है। और तो और अब तो आईसीसी के अध्यक्ष मुस्तफा कमाल ने इस बात की आशंका जताई है कि क्वार्टर फाइनल में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए गलत अंपायरिंग का सहारा लिया गया। कमाल का कहना है कि अंपायर ने एक के बाद एक सारे फैसले बांग्लादेश के खिलाफ सुनाए। कमाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। मुस्तफा ने कहा कि भारत के पक्ष में अंपायर्स ने 12 फैसले सुनाए और उनका मानना है कि हो सकता है कि ऐसा टीम इंडिया को जिताने की कोशिशों के तहत किया गया है। मुस्तफा का कहना है कि अंपायर के गलत फैसले इस मैच को लेकर शक पैदा करते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं ब्यूरो की टॉप 5 खबरों पर। सीएपीआरटी के डायरेक्टर जनरल टी विजय कुमार वापस आंध्र प्रदेश कैडर में भेजे गए। विजय कुमार 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वेद प्रकाश एमएमटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ बनाए गए प्रदीप कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी 1987 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 1980 बैच की आईएएस अधिकारी नैनी जयसीलन केंद्र से वापस दिल्ली सरकार में तैनात होंगी। और 1985 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी कुमार राजेंद्र चंद्र केंद्र में आईजी स्तर पर तैनात किए जा सकते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्याय मंच का।
महिला अधिवक्ताओं की एक समिति ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 2 वकीलों के खिलाफ याचिका दायर की है। दोनों वकीलों ने बीबीसी की निर्भया पर बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की बेंच ने याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन ने अपनी याचिका में दोनों वकीलों एमएल शर्मा और एपी सिंह की सर्वोच्च अदालत में आने पर पाबंदी लगाने की अपील की है। याचिका में संविधान द्वारा मिले मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अपील की गई है ताकि देश की सर्वोच्च अदालत में महिला वकील सम्मान के साथ और बगैर किसी भेदभाव के प्रैक्टिस कर सके। और आइए नजर डाल लेते हैं लीगल टॉप 5 खबरों पर। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा दाखिल पीएमके प्रमुख की एस रामादोस के खिलाफ अवमानना की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी पर एंटी डायबिटीज ड्रग बनाने पर पाबंदी लगाई है। मथुरा की अदालत ने 2012 में लालपुर मर्डर केस में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुल्हाड़ी से मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को दिल्ली की अदालत ने बरी किया। घटना के 2 चश्मदीदों की पहले ही मौत हो चुकी है। रिकी खन्ना के खिलाफ उनके दिवंगत पिता राजेश खन्ना की कथित लिव इन पार्टनर अनीता आडवाणी द्वारा दायर की गई घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्जी से रिंकी खन्ना का नाम हटाने का आदेश दे दिया है। और आइए अब देखते हैं चौथा स्तंभ। पिछले साल जुलाई में यूक्रेन में मलेशिया एयरलाइंस के बोइंग विमान की दुर्घटना के बारे में पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों पर रूस ने आपत्ति जताई है। रूस का आरोप है कि मीडिया इस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को उल्टे सीधे तरीके से पेश कर रहा है, जिससे रूस की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस के विदेश मंत्री सिर्गे लवरोव ने रॉयटर के हवाले से छपी उन खबरों का भी निराधार उनको भी बताया है, जिसमें बताया गया था कि उस विमान को जमीन से रॉकेट मारकर उड़ाया गया। 18 जुलाई को मलेशिया एयरलाइंस का विमान बोइंग 777 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था और उसमें 280 यात्री और चालक दल के 15 सदस्य मौजूद थे। रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राबोवो गांव के पास विमान का जलता हुआ मलबा और शव मिला। कुल 295 लोगों की मौत हो गई थी। इस क्षेत्र में रूस समर्थक विद्रोही सक्रिय हैं। इस हादसे के बाद अमेरिका ने यूक्रेन सरकार से इस मामले की जांच से जुड़े हर तथ्य की जानकारी मांगी थी। पश्चिमी देशों ने इसके लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार माना और आरोप लगे, लेकिन इन आरोपों पर रूस की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर से चौथे स्तंभ की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर भेदभाव का आरोप लगा है। फेसबुक पर उसी की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न और नस्ली भेदभाव करने का आरोप लगाया है। 2013 तक कंपनी में काम करने वाली ताइवान की चिया होंग ने शिकायत की है कि फेसबुक में दोहरा व्यवहार किया जाता है। उसे कंपनी में काम करने के दौरान कई बार बेइज्जत किया गया, नीचा दिखाया गया, पार्टियां ऑर्गेनाइज करने को कहा गया और पुरुष सहकर्मियों को ड्रिंक सर्व करने के लिए तक कहा गया। उन्हें यह कहकर भी परेशान किया गया कि वो जाकर अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखती। उनका कहना है कि उन्होंने कंपनी में 3 सालों तक काम किया। पहले वो प्रोडक्ट मैनेजर रही, फिर फाइनेंस में टेक्नोलॉजी पार्टनर रही। उन्हें 17 अक्टूबर 2013 को नौकरी से निकाल दिया गया। फेसबुक ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि कंपनी विविधता, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काफी गंभीरता से काम करती है। इस केस में दिए गए तर्कों से कंपनी कोई सहमति नहीं रखती। सारे आरोप निराधार हैं। और आइए रुक करते हैं आज के सवाल का। आज का हमारा सवाल था, क्या भारत बुलेट ट्रेन के लिए तैयार है? 72% लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ, भारत ने अब तैयारी कर ली है, लेकिन 28% लोगों को लगता है कि अभी भारत इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है कि हाँ, बुलेट ट्रेन चलाई जाए। और आइए अब रुक करेंगे आज के संपादक का, जो है डेली न्यूज एक्टिविस्ट के संपादक अरविंद चतुर्वेदी। विदेशों में जमा काले धन को
देश में लाने के वादे के साथ आई बीजेपी सरकार इस दिशा में अब तक भले ही कोई बड़ा धमाका न कर सकी हो, लेकिन अब काले धन पर विधेयक को पेश कर साफ कर दिया है कि काले धन कुबेरों की खैर नहीं है। सरकार काले धन पर प्रस्तावित नए करे कानून के तहत आयकर दाताओं को स्वेच्छा से विदेशों में जमा धन की सूचना देने के लिए कुछ एक महीने का एक और आखिरी मौका दे सकती है। काला धन रखने वाले अपनी किसी अघोषित धन संपत्ति का विवरण अधिकारियों को देकर तथा उस पर कर व दंड चुकाकर जेल से बच सकेंगे। दरअसल काले धन को वापस लाने का वादा करके केंद्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी इसे जुमला कहकर दिल्ली में बड़ा नुकसान उठा चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने काला धन वापसी के वादे को चुनावी जुमला बताया था, जिसके बाद चारों तरफ से इसके विरोध में आवाजें उठने लगी थी। इस बिल में इस तरह के आर्थिक अपराध करने वाले को 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा और 300% जुर्माना देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए विधेयक के तहत इस तरह के अपराध में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी और समय सीमा खत्म हो जाने के बाद दोषियों को निपटान आयोग में जाने की इजाजत भी नहीं होगी। विधेयक के तहत विदेशी संपत्तियों के अपर्याप्त खुलासे के साथ रिटर्न दाखिल करने या आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने पर 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून में इस तरह के अपराध में व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों की मदद करने वालों पर भी अभियोजन चलाया जा सकेगा या जुर्माना लगाया जा सकेगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में काले धन के कुछ कुबेरों के नाम सामने आए भी हैं, तो वे छोटी मछलियां हैं। बड़े नामों पर सरकार अब तक हाथ नहीं डाल सकी है। इसका परिणाम यह रहा है कि स्विस बैंकों में जमा बड़ी भारतीय पूंजी पिछले कुछ वर्षों में वहां से निकाली जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और सरकार के नए विधेयक से यह उम्मीद जरूर जागती है कि विदेशों में जमा धन देश के भीतर आएगा और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अरविंद चतुर्वेदी, संपादक, डेली न्यूज एक्टिविस्ट। तो इसी के साथ देश की बात में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।